वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि कमाई का जरिया शेयर बाजार के जरिए अगर आप म्यूचुअल फंड से करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या रणनीति हो सकती है। तो लंबी अवधि के लिए तो निवेश करते ही हैं, छोटी मध्यम अवधि के लिए किसी को अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने हो, बाजार की मौजूदा चाल आपके लिए कैसे काम की आ सकती है, तमाम मुद्दों पर मैंने बात की कैरो रोबेको के श्रीदत्ता भंडवलदार से। कुछ इस खास बातचीत के अंश देखिए। बाजार की मौजूदा चाल से ही हम शुरुआत करते हैं। तो एक दिन बाजार नरम रहता है, एक दिन बाजार गर्म रहता है, जो फिलहाल का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और जो रिकवरी हो रही है बाजार में, वो एक अंडरलाइंग टोन की हम बात करें तो उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं दिखाई दे रही है। इसी अंडरलाइंग टोन की अगर मैं बात करूं तो आपको किस तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या किस तरह की चाल है अगर आपको मैं कहूं भांपने के लिए तो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। बाजार हमेशा जैसे हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया है काफ़ी डिस्कशंस में कि बाजार हमेशा अर्निंग्स ग्रोथ देखता है, मैक्रोज देखता है और देन डिसाइड करता है कि किस तरफ रुक रहेगा इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो आप जब इस बाजार को आज देख रहे हो तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जिस तरीके का पीरियड लास्ट एक साल रहा है मार्केट में, जहाँ पे अर्निंग्स भी काफ़ी स्ट्रांग रही है, बट उसी तरीके से रिटर्न्स भी बहुत स्ट्रांग रहे हैं। अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स भी काफ़ी हुआ है अगर आप ब्रॉडर मार्केट देख लो तो गिवन दिस सिचुएशन हम ऐसा देख रहे हैं कि अगला एक साल अर्निंग्स विज़ लास्ट ईयर कैसे रहेंगे। तो हमारा ये अंदेशा है अभी कि एक 15-13 से 16% का अर्निंग्स ग्रोथ सीएजीआर अगला 2 साल आ सकता है। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 में, यानी जो अभी भी एक क्वार्टर बचा हुआ है या खत्म होते आया है, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 25 से 30% था। सो टू दैट एक्सटेंट अर्निंग्स में थोड़ा सा मॉडरेशन रहेगा। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल भी है क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन जो फाइनेंशियल ईयर 24 में अवेलेबल थे वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में नहीं रहेंगे। बट अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी हेल्दी रहेगा, अराउंड 15% सीएजीआर का कंसेंसस एस्टिमेट्स है। बट जो कि मार्केट ने थोड़ा सा फ्रंटिंग कर लिया है, अभी इलेक्शन एक इवेंट है बड़ा, जिसको भी एटलीस्ट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से मार्केट अगला एक साल थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को थोड़ा कम करना चाहिए। उनको थोड़ा नियर टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का एक्सपेक्टेशंस उनको रखनी चाहिए, जो कि अर्निंग्स भी मॉडरेट हो रही है, इलेक्शन एज ए इवेंट भी हो जाएगा, तो यू विल बी बैक टू अर्निंग्स ग्रोथ। तो हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट वापस पूरी तरीके से अर्निंग्स पे चला जाएगा, जो थोड़ा सा इलेक्शंस और बाकी सब इवेंट थे अगले 2-3 महीने में। और हमारा ये एस्टिमेट है कि बेसिकली एक नियर टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में, पर्टिकुलरली इन दी ब्रॉडर पार्ट ऑफ द मार्केट, स्मॉल कैप मिड कैप्स ने। इवन जब हम लोग वैल्यूएशंस देखते हैं तो लार्ज कैप जो कैटेगरी है वहाँ पे वैल्यूएशंस रिलेटिवली आज मिड कैप स्मॉल कैप से रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज मार्केट को देख रहे हैं। ऑल्सो हैविंग सेड दिस, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोग जब बोल रहे हैं कि नियर टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, बट मीडियम टर्म अभी भी हेल्दी है फ्रॉम अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। मीडियम टर्म अभी भी हेल्दी है क्योंकि आपका मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर सभी अच्छे हैं, इन्फ्लेशन रिलेटिवली अंडर कंट्रोल है, फिजिकल डिफिसिट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, टैक्स कलेक्शन अच्छा ही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हेल्दी है और प्रोडक्टिव हो रहा है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स और बैंक बैलेंस शीट्स एकदम राइट डायरेक्शन में है, रियल एस्टेट साइकिल प्रॉब्ली हैज जस्ट स्टार्टेड। तो ये सब जो पैरामीटर्स है उसकी वजह से वाइल नियर टर्म में हम लोग थोड़ा सा कंसोलिडेशन या मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और या इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि आप एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखिए बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ फ्रंटिंग। बट 2-3 साल के हिसाब से हम लोग अभी भी एक बिजनेस साइकिल में है, हम लोग अभी भी एक क्रेडिट ग्रोथ साइकिल में है, हम लोग अभी भी एक कैपेक्स पब्लिक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल में है। तो अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि डिसअपॉइंटमेंट आएंगे अगले 1-2 साल। इसलिए
एक अलोकेशन बना के रखना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, जैसे भी अपॉर्चुनिस्टिकली अगर वोलेटिलिटी आता है तो ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ऑलराइट, श्रीदत्ता, काफ़ी कुछ आपने मेरे ख्याल से मेरे एक सवाल में ही कवर अप कर दिया है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको हम एक एक करके लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपने लार्ज कैप की जो वैल्यूएशंस की बात कही है उसी पर थोड़ा सा मैं अब फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बात में दो राय नहीं है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स को और फंड मैनेजर्स को अब लगने लगा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा ओवरप्राइस्ड हो गए हैं। अगर हम चुनिंदा पॉकेट्स को छोड़ दें तो सबसे पहले तो मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपको वैल्यूएशंस कहीं पर रीजनेबल लग रहे हैं तो वो कहाँ लग रहे हैं, किस तरह की कंपनियों में लग रहे हैं? और अगर आपको लार्ज कैप में वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लग रहे हैं तो ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो वो किस तरह की कंपनियों में आपको वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लग रहे हैं? दो सवाल मैंने आपको एक ही में पूछ लिए हैं। श्योर। तो पहले तो इस पे मैं नंबर दे देता हूँ आपको कि लार्ज कैप अभी अराउंड 20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड ट्रेड कर रहे हैं, जो उनका वैल्यूएशंस रहा है लास्ट 5-7 साल में, 10 साल में एवरेज अगर आप ले लो तो। जबकि मिड कैप स्मॉल कैप उनके ही जो पास्ट वैल्यूएशंस है उससे एटलीस्ट 20% ऊपर चल रहे हैं। वो लार्ज कैप से भी 20 से 25% प्रीमियम पे चल रहे हैं मिड और स्मॉल कैप। अभी वो सिर्फ अपफ्रंटिंग है, यानी वैल्यूएशंस में बेसिकली अपफ्रंटिंग हुआ है, अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हुआ वैल्यूएशंस का बात। सेकंड है कि मिड कैप स्मॉल कैप अगेन इज अ वेरी हेट्रोजेनियस बास्केट। आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप में आप जब जाते हो तो फिनेंशियल से लेके आईटी से लेके केमिकल से लेके कंज्यूमर ड्यूरेबल तक कंपनीज हैं। इसमें कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे आज एक्सपेक्टेशंस कम है। जैसे आप देखो तो कंजम्पशन साइड वाला जो इकोनॉमी है या एक्सपोर्ट साइड वाली जो इकोनॉमी है आज, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है। सो बी इट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्टेपल्स on mid cap small cap side, be it chemicals, या फिर आप बेसिकली तो कंजम्पशन साइड और एक्सपोर्ट साइड वाला जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, जैसे केमिकल्स मैंने बोला, सीमेंट बोला, मिड साइज कंपनी, स्टेपल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जनरली आज कम है इकोनॉमी में और मिड कैप स्मॉल कैप में भी। और दूसरे काफ़ी सारे स्पेसेस है जैसे सिक्लिकल साइड में, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरीके से मिड और स्मॉल कैप में एक्चुअली अभी पोजीशनिंग है। उसका रीजन भी ये है कि सिक्लिकल साइड में अर्निंग्स ग्रोथ सुपीरियर है। तो कोई भी हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि वहाँ पे अर्निंग्स में प्रॉब्लम है, बट वैल्यूएशंस में क्लियरली वहाँ पे थोड़ा सा अपफ्रंटिंग हो गया है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लिक्विडिटी दैट इज फ्लोइंग इनटू दैट पार्ट ऑफ द मार्केट। वो एक इक्वेशन हो गया। दूसरे साइड में लार्ज कैप में आप जब जाते हो तो लार्ज कैप में अक्रॉस द बोर्ड आपको ऐसा दिख रहा है कि वैल्यूएशंस उनके हिस्टोरिकल मीन लेवल पे ही है। ऑफ कोर्स लार्ज कैप में कुछ स्पेसेस में थोड़ा सा नियर टर्म अर्निंग्स में भी चैलेंजेस है, जैसे फाइनेंशियल्स में फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉब्ली अर्निंग्स में थोड़ा सा निम कॉम्प्रेशन की वजह से चैलेंज हो सकता है, या आईटी में थोड़ा सा नियर टर्म में अर्निंग्स में चैलेंज है। बट डिस्पाइट ऑल दो चैलेंजेस आपका इवन निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ 13 से 15 रहेगा या बीएसई 100 का अर्निंग्स ग्रोथ 13 से 15 रहेगा, और उसके लिए वो लोग हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे एटलीस्ट कोई अगर डिसअपॉइंटमेंट आया तो उसके लिए मार्केट में कोई फ्रॉड बिल्ड नहीं हुआ है। एज यू गो इनटू मिड एंड स्मॉल कैप कोई डिसअपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 20-25% प्रीमियम हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस पे दे दिया है या लार्ज कैप को दे दिया है। तो अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट कोई भी आता है तो आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा। सो इसलिए रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे, while from a 3-year perspective all parts of market were constructive, from a risk adjusted perspective, on risk adjusted basis, from a 1 year perspective it looks like कि लार्ज कैप साइड में रहना थोड़ा सा, या लार्जर मिड कैप साइड के साथ रहना जहाँ पे लिक्विड मिड कैप से वहाँ पे रहना वुड बी रिलेटिवली प्रेफरेंस फॉर अस। चलिए, काफ़ी बखूबी आपने श्रीदत्ता समझा दिया कि आने वाले समय में अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से रीबैलेंस कर लेना चाहिए तो लार्ज कैप में थोड़ा सा वो दाव ज़्यादा लगा सकते हैं। विद इन द लार्ज कैप भी कहाँ कहाँ पर मौके हैं ये भी आपने हमको समझा दिया। लेकिन श्रीदत्ता, हमारे जो दर्शक हैं ना वो लॉन्ग टर्म तो निवेश करते ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म भी आउटलुक जानना चाहेंगे। हालांकि आप इतनी छोटी अवधि के लिए और नियर टर्म के लिए बात नहीं करते, मैं जानती हूँ, लेकिन एक इलेक्शन का एक प्ले है जिस
उस पर बहुत लोगों की नज़र है। तो मुझे दरअसल श्रीलता सवाल ये है आपसे कि अब आपने तो इतने सारे चुनाव देखे हैं अपने अभी तक के करियर स्पैन में, और मार्केट की चाल से आप परिचित हैं, इलेक्शन से पहले वो जिस भी तरह परफॉर्म करती हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म बाउंस की तरफ नज़र डालें तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे हम कंजम्पशन स्टोरी एक प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं, इंफ्रा जैसे कि हमने जो इंटरिम बजट था उसमें भी तमाम चीज़ें और जो ऐलान है उसको आते हुए देखे, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ाने को लेकर ही एक इशारा हमें इंटरिम बजट में भी आता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो अब ये बजट की, अगर हम मेन बजट की जो हम बात करें चुनाव के बाद हो या चुनाव की हम बात करें, तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हम शॉर्ट टर्म बाउंस ट्रेडिशनली देखते आए हैं और हो सकता है अब की बार वो ट्रेडिशनली कंटिन्यू हो और कुछ अनयूजुअल भी आपको देखने को मिले। एनालिसिस मैं चाहती हूँ कि अगर करें आप तो कैसे करेंगे छोटी से मध्यम अवधि के लिहाज से श्रीदत्ता? सो नियर टर्म में हमेशा ही पास्ट अगर आप इलेक्शंस देखोगे तो जनरली डेटा ये सजेस्ट करता है कि आपका प्रिडोमिनेंट रैली इलेक्शन के पहले ही हो जाता है। अगर आप लास्ट 5-6 इलेक्शंस देखें इंडिया में, तो इलेक्शन के पहले ज़्यादा रैली होता है मार्केट, पोस्ट नहीं होता है। उसका रीज़न भी ये है कि जिसको भी मार्केट में आना है, यू डोंट वांट टू टेक अ कॉल कि पॉलिटिकल इवेंट पे कि अगर पॉजिटिव आ गया तो आप बाहर रह जाओगे। ओके, तो जनरली मार्केट में जिन लोगों को भी लार्जर कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, उनको आना है तो इलेक्शन के पहले आ जाते हैं। और वही आपने एग्जैक्टली इस बार भी देखा है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में इलेक्शंस में 5 में से 3 स्टेट बेसिकली, सॉरी 4 में से 3 स्टेट जैसे ही बीजेपी ने या एनडीए ने जीत लिए, उसके बाद में मार्केट में काफ़ी रैली हुआ दिसंबर और जान में। और उसी का वो बेसिकली आउटकम है कि वैसे भी जनरली इलेक्शन के पहले लोग आ जाते हैं इलेक्शन में, दे डोंट वांट टू वेट फॉर दैट कॉल। दिस टाइम अराउंड स्टेट इलेक्शंस भी थे, जैसे स्टेट इलेक्शंस का कॉल आया काफ़ी सारे लोग मार्केट में आए। गिवन जिस तरीके से मार्केट में लोग ऑलरेडी आ गए हैं, हमें लगता है कि एट अ पोर्टफोलियो लेवल आपको धीरे-धीरे थोड़ा कंसोलिडेशन ही मिलेगा टिल द टाइम गवर्नमेंट कम्स बैक, न्यू गवर्नमेंट कम्स बैक एंड दे एक्चुअली गिव अ व्यू ऑन देयर पॉलिसीज। क्योंकि क्या है, आपके पास इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट अर्निंग्स तो आपके पास पहले से है। आपको पहले वरी थी कि इलेक्शन में क्या होगा, अभी वो वरी भी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है कि भाई सेम कंटिन्यूटी होगा। नाउ अगर आपको कोई बड़ा रिटर्न देखना है इवन नियर टर्म में, तो उसके लिए पर्टिकुलरली ऑन डोमेस्टिक सिक्लिकल साइड, तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज का वेट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जब आता है तो जो मेन बजट है या आते ही वो क्या क्या, या उनके मैनिफेस्टो में वो क्या क्या अनाउंस करते हैं ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म साइड। आई थिंक वो ड्राइवर्स रहेंगे अपार्ट फ्रॉम द अर्निंग्स। नाउ हैविंग सेड दिस, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा-सा बेसिकली ग्रेजुअली लार्ज कैप साइड में रिलेटिवली बेटर है, इवन फ्रॉम नियर टर्म पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज द रीजन वी आर एक्चुअली looking at the data and suggesting people that probably you are better off allocating little more on this side of the market than that side of the market. चलिए, तो यहाँ पर श्रीलता इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फ़िलहाल हमारी जो नीतियाँ हैं और जो बाज़ार की चाल हैं वो सब जो है लार्ज कैप की ओर इशारा कर रही हैं। कुछ रेड फ्लैग्स जो मैं चाहती हूँ कि आप हाईलाइट करें, सेक्टर स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स, और जो सभी के ज़ुबान पर है फिनटेक स्पेस को लेकर जो चिंताएं उभरती हुई दिखाई दे रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? और इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स अगर हम करंटली बाज़ार में देखें तो आप किन को गिनाएंगे? पहले फिनटेक का लेते हैं। आई थिंक कोई भी नया सेक्टर जब इवॉल्व होता है इकोनॉमी में, और अगर उसमें रेगुलेटरी एंगल है, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो B2C है, फाइनेंशियल्स वैसा नहीं है, उसमें रेगुलेटरी आपको परमिशंस लगते हैं, लाइसेंसिंग लगता है। तो ये आई थिंक जो हमारा एक्सपीरियंस है कि ये एक नेचुरल इवोल्यूशन है सेक्टर का। जब काफ़ी सारी कंपनीज आती है, सेक्टर जब नया होता है तो काफ़ी सारी क्लियरिटी जो ऑपरेटिंग कंपनीज हैं उन्हें नहीं होती कि किस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों का कंप्लायंस होना चाहिए। सो जैसे जैसे वो लर्निंग होगा वैसे वैसे ये इश्यूज कम होंगे। सो क्या ये इशू बहुत सीरियस है? हमें लगता है कि हाँ, एट द मार्जिन वो सीरियस है क्योंकि उसमें केवाईसी रिलेटेड इश्यूज हाईलाइट किए हैं रेगुलेटर ने। बट काफ़ी सारा चीज़ें इसमें ये भी है कि इकोसिस्टम एज अ होल इवॉल्व होता है, तो फिनटेक इंडिया में बहुत अभी भी